2009 में सूर्य के वायुमंडल में असामान्य रूप से शक्तिशाली ज्वालाएं हो रही हैं। यह डॉ हेल्मस्ले द्वारा देखा जाता है, जो खगोल शास्त्री सतनाम के साथ चर्चा करने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। साथ में वे एक तांबे की खदान का दौरा करते हैं, जहां वे एक लिफ्ट का उपयोग करते हैं जो उन्हें 11,000 फीट नीचे ले जाती है। खदान की प्रयोगशाला में सतनाम हेल्मस्ले को दिखाता है कि वर्तमान सौर ज्वालाएं इतिहास में सबसे बड़ी हैं और पृथ्वी के कोर को गर्म कर रही हैं, जिसे वह उबलते भूजल से भरे एक टैंक को खोलकर साबित करता है। वैश्विक तबाही के डर से हेल्मस्ले एक महत्वपूर्ण समारोह को बाधित करने के लिए यूएसए वापस जाता है और इस मुद्दे की रिपोर्ट एनहेसर को देता है। एनहेसर राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख। 6 महीने बाद 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन जी 8 शिखर सम्मेलन को दुनिया के आने वाले अंत के बारे में बताते हैं। जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंचती, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। तिब्बती घाटी में वे चुने हुए कुलीन लोगों के लिए बड़े जहाज बनाना शुरू करते हैं, लेकिन वे स्थानीय लोगों को बताते हैं कि वे एक बांध बना रहे हैं। वे उन सभी लोगों को स्थानांतरित करते हैं जो काम नहीं कर सकते हैं और केवल कुछ कौशल वाले लोगों को ही रहने की अनुमति है। 2011 में आर्क टिकट 1 बिलियन यूरो प्रति टिकट के हिसाब से अभिजात वर्ग को बेचे जा रहे हैं। लूवर में विल्सन की बेटी लॉरा संग्रहालय निदेशक से मिलती है। मोनालिसा की जगह नकली मूर्ति लगाने और कट्टरपंथियों से बचाने के लिए 22 साल की उम्र में आम जनता को अभी भी सच्चाई नहीं पता है, लेकिन न्यूज़कास्ट माया कैलेंडर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और कितने लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आ रहा है, इस हद तक कि वे समूहों में खुद को हटा रहे हैं। कैलिफोर्निया की सड़कों पर दरारें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। उन्हें एक छोटे भूकंप के लिए दोषी ठहराता है। बंदरगाह पर एक क्रूज के यात्री तब चिंतित हो जाते हैं जब जहाज पानी में थोड़ा डूब जाता है। बाद में शाम को लॉरा को लूवर के निदेशक द्वारा बुलाया जाता है, जो उसे सूचित करता है कि उन्हें कला को स्थानांतरित करने के कारण के बारे में झूठ बोला गया है और वह सभी को सच्चाई बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होंगे। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसकी कार में अचानक विस्फोट हो जाता है और वह मर जाता है। व्हाइट हाउस में हेम्सली और एनहेसर विल्सन को सूचित करते हैं कि उनकी गणना गलत थी और दुनिया का अंत उनकी अपेक्षा से तेजी से आ रहा है। उन्हें लॉरा द्वारा बाधित किया जाता है, जो जानना चाहती है कि जिस संगठन के लिए वह काम करती है वह एक दिखावा क्यों है। विल्सन के पास उसे सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच जैक्सन अपने बच्चों को येलोस्टोन की पारिवारिक यात्रा पर ले जाता है। वे हेलीकॉप्टरों के झुंड को उड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और झील के क्षेत्र को बाढ़ लगा दिया गया है, लेकिन वे चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करते हैं और बस उस पर चढ़ जाते हैं। जब वे झील पर पहुंचते हैं तो उनका जहाज यह देखकर चौंक गए कि यह सूख गया है और इसके आसपास मरे हुए जानवर हैं, जबकि चार्ली नामक एक अजीब आदमी जंगल से उन्हें गुप्त रूप से देख रहा है। सेना आती है और परिवार को अपने बेस पर ले जाती है। हेम्सली जैक्सन को बताता है कि वे भूवैज्ञानिक हैं जो झील के साथ क्या हुआ इसकी जांच कर रहे हैं और यह क्षेत्र अस्थिर है, इसलिए जैक्सन को बच्चों को ले जाना चाहिए। परिवार के जाने के बाद हेम्सली ने सतनाम को फोन किया, जिसने उसे बताया कि उसे खदान को बंद करना पड़ा और उसे अन्य देशों से भी इसी तरह के डेटा मिल रहे हैं। पृथ्वी की पपड़ी अस्थिर होने लगी है, इसलिए निकासी शुरू होनी चाहिए। जैक्सन और उसके बच्चे केवल एक कैंपिंग क्षेत्र में जाते हैं, जहां चार्ली उन्हें घेर लेता है, जो जानना चाहता है कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं और जवाब पर हंसता है जैसे कि वह जानता था कि यह झूठ था। शाम को जैक्सन ने देखा कि चार्ली अपनी वैन से प्रसारण कर रहा है और उसका रेडियो शो सुनता है, जिसके दौरान वह आने वाले सर्वनाश के बारे में बात करता है। जैक्सन अधिक जानकारी के लिए चार्ली से संपर्क करने का फैसला करता है और चार्ली उसे माया भविष्यवाणी के बारे में एक मूर्खतापूर्ण एनिमेशन दिखाता है। जब जैक्सन को संदेह होता है कि इतना बड़ा रहस्य छिपाया जा सकता है, तो चार्ली समझाता है कि जिसने भी लोगों को सच बताने की कोशिश की वह मर गया, जिसे वह अखबारों के लेखों के जरिए साबित करता है। जैक्सन को पता चलता है कि जिस प्रोफेसर के साथ वह काम करता था उसकी 2 महीने पहले मौत हो गई थी और चार्ली कहता है कि जैसे कि इस प्रोफेसर ने उसे सरकारी अंतरिक्ष यान के स्थान वाला एक नक्शा भेजा था। इस विचार को हास्यास्पद पाते हुए जैक्सन अपने टेंट में वापस लौटता है। अगली सुबह कैलिफोर्निया में भूकंप और भी भयानक हो जाता है और जमीन पर एक बड़ी दरार के कारण एक सुपरमार्केट 2 भागों में विभाजित हो जाता है। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन जैक्सन की पूर्व पत्नी केट उसे कॉल करके बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए कहती है। इस बीच एनहेसर विल्सन को सूचित करता है कि केवल 4 आर्क समाप्त हुए थे, जिसका अर्थ है कि पर्याप्त लोगों को बचाना संभव नहीं होगा। सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में हेम्सले एक रिपोर्ट साझा करता है और बताता है कि उनके पास केवल 2 या 3 दिन बचे हैं। इसलिए विल्सन ने घोषणा की कि वे निकासी योजना शुरू कर रहे हैं। बच्चों को केट के घर छोड़ने के बाद जैक्सन को अपने बॉस रूसी कुलीन कार्पोव का फोन आता है। वह गुप्त रूप से निकासी की तैयारी कर रहा है, इसलिए वह जैक्सन को अपने जुड़वां बेटों को हवाई अड्डे पर लाने का आदेश देता है। लड़कों में से एक जैक्सन को बताता है कि वह जल्द ही मर जाएगा, जबकि वह एक बड़े जहाज पर भागने के लिए निकल जाता है, इससे पहले कि दूसरा छोटा भूकंप क्षेत्र में आए। यह सोचकर कि चार्ली सही हो सकता है, जैक्सन एक विमान किराए पर लेता है और अपने परिवार को लेने के लिए वापस जाता है। अपने बच्चों केट और उसके नए प्रेमी गॉर्डन को लेने का समय आ गया है। जैसे जैसे उनके चारों ओर घर ढहते हैं, सड़कें भी टूटने लगती हैं, इसलिए जैक्सन को गड्ढे में गिरने से बचने के लिए पागलों की तरह गाड़ी चलानी पड़ती है। जल्द ही अन्य लोग भी भागने की कोशिश करते हैं और सड़कें भीड़भाड़ वाली हो जाती हैं, जिससे जैक्सन को सामने के यार्ड और पेड़ों के बीच से गाड़ी चलानी पड़ती है, जब तक कि कार जमीन के प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं गिर जाती। डाउनटाउन पुल और गगनचुंबी इमारतें भी टूट रही हैं, जिससे हजारों लोगों की मौत हो रही है। बहुत ड्राइविंग के बाद समूह आखिरकार हवाई अड्डे पर पहुंचता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि पायलट मर चुका है। गॉर्डन ने कुछ उड़ान सबक लिए हैं, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वह घबराहट में अपनी पूरी कोशिश करता है और हवाई अड्डे के नष्ट होने से ठीक पहले परिवार को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। जल्द ही लॉस एंजल्स का अधिकांश हिस्सा डूब गया और समुद्र तट पर सभी शहरों को कवर करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद परिवार चार्ली और उसके नक्शे को खोजने के लिए येलोस्टोन में रुकता है, लेकिन चार्ली वैन में नहीं है, क्योंकि वह एक पहाड़ की चोटी पर अंत का इंतजार कर रहा है। जैक्सन चार्ली को खोजने के लिए वैन को पहाड़ तक ले जाता है, केवल ढेर सारे पक्षियों को उड़ते हुए देखता है और पहाड़ियां डूबने लगती है। जब जैक्सन वैन में चला जाता है, चार्ली प्रसारण जारी रखने के लिए रुक जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी फट जाता है और क्षेत्र को उड़ा देता है।
ज्वालामुखी विस्फोट, पत्थर बरसने लगते हैं, चार्ली की मौत हो जाती है और वैन का पिछला हिस्सा टकराता है। शुक्र है कि जैक्सन इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है कि वह जमीन पर एक दरार को पार कर जाता है और ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। हालांकि उसे अभी भी नक्शा और वैन ढूंढने की जरूरत है, लेकिन इसमें इतना समय लग जाता है कि जमीन लगातार दरकती रहती है और वैन गिर जाती है। जैक्सन के मर जाने के बारे में सोचकर गॉर्डन विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार करता है, लेकिन अचानक जैक्सन आखिरी सेकंड में वैन से बाहर निकलता है और केस का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ता है। एक बार जब वह सुरक्षित हो जाता है तो विमान आखिरकार उड़ान भरता है और विस्फोट की चपेट में आने से पहले ही उस क्षेत्र को छोड़ देता है। जैक्सन नक्शा देखता है और नोटिस करता है कि उन्हें चीन जाना है, इसलिए उन्हें दुनिया भर में हो रही प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल नष्ट हो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं और हर कोई उम्मीद की किरण खो रहा है। हेम्सली को लगता है कि आम जनता को सच्चाई बताने का समय आ गया है, लेकिन एनहेसर तब तक मना कर देता है जब तक कि चुने हुए लोग ARCS पर सवार नहीं हो जाते। उनका दावा है कि यह जीवित रहने के लिए है। फिर वे विल्सन को बताते हैं कि जाने का समय आ गया है, लेकिन विल्सन ने अपने लोगों के साथ रहने और नीचे जाने का फैसला किया है। एनहेसर ने हेम्सली के विरोध को अनदेखा करते हुए कमान संभाल ली और विमान उनके और लॉरा के साथ रवाना हो गया, जिसे अपने पिता से आखिरी कॉल मिली, अपने पिता को अलविदा कहने के लिए। इसके बाद विल्सन अंततः दुनिया को सच्चाई बताने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा करता है। इस बीच जैक्सन का समूह लास वेगास के हवाई अड्डे पर पहुंच गया है, जहां कार्पोव भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वह अपने जुड़वा बेटों, अपनी प्रेमिका तमारा और यहां तक कि उसके कुत्ते को भी साथ लाया है। जैक्सन कार्पो से अपने परिवार को ले जाने की विनती करता है, लेकिन कार्पो पहले तो उसे अनदेखा कर देता है। हालांकि जब उसके पायलट साशा को आखिरकार एक ऐसा विमान मिल जाता है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं, तो वह बताता है कि उसे एक सह पायलट की आवश्यकता होगी और जैक्सन का परिवार गॉर्डन को प्रस्ताव देता है। कार्पो उन सभी को ले जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे कारों से भरे एक विशाल विमान में सवार होने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें बताता है कि उनके पास उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, लेकिन साशा और गॉर्डन एक साथ काम करते हैं और उड़ान भरने में कामयाब हो जाते हैं, कई ढहती इमारतों को चकमा देते हुए, और केवल एक टावर के शीर्ष से टकराने से पहले वे चीन के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद जब वे हवाई के ऊपर से उड़ते हैं तो वे यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि यह पूरी तरह से लावा से ढका हुआ है और लगभग कोई इमारत खड़ी नहीं बची है। तिब्बत में एक बौद्ध भिक्षु नीमा को अपने भाई से एक पत्र मिलता है जो ARCS के साथ काम करता है और उसने सच्चाई साझा की है। अपने गुरु से अनुमति मिलने के बाद नीमा पहाड़ छोड़ देता है और अपने दादा दादी को लेने जाता है। वाशिंगटन DC में ज्वालामुखी की राख गिरना बंद नहीं होगी। विल्सन ने आश्रय की तलाश कर रहे लोगों के लिए व्हाइट हाउस खोल दिया है। जब एक छोटी लड़की अपने पिता की तलाश कर रही होती है तो विल्सन उसकी मदद करने का फैसला करता है और बाहर पैरामेडिक्स से पूछता है, लेकिन अचानक उस क्षेत्र में भूकंप आता है और वॉशिंगटन स्मारक गिर जाता है। वेटिकन में लोग एक विशेष प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन भूकंप के कारण यह भी बाधित हो जाता है। इमारत ढह जाती है और लाखों लोग मारे जाते हैं। उस समय एक रिपोर्ट आती है जिसमें दुनिया भर में सुनामी आने की घोषणा की जाती है। समुद्र के बीच में एक क्रूज जहाज तेज लहरों से पलट जाता है और कर्मचारी अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वाशिंगटन DC में विल्सन सैकड़ों शवों के बीच राख में लिपटे हुए उठते हैं, केवल एक सुनामी को क्षेत्र को कवर करते हुए और भूकंप से बचे सभी लोगों को मारते हुए देखते हैं, जिसमें विल्सन खुद भी शामिल है। इस बीच हेम्सली को पता चलता है कि ARCS वाला बेस भी लगभग 6 घंटे में पानी के नीचे चला जाएगा और पृथ्वी की पपड़ी बहुत अधिक स्थानांतरित हो गई है। दोनों ध्रुवों ने अपने चुंबकीय क्षेत्र को उलट दिया है और इतना आगे बढ़ गए हैं कि उत्तरी ध्रुव अब विस्कॉन्सिन में है। जैक्सन के समूह में वापस आकर साशा ने घोषणा की कि ईंधन खत्म हो गया है और उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी होगी। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो साशा और गॉर्डन नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब कोई महासागर नहीं है। महाद्वीप की गति के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए विमान हिमालय में पहुंच गया, जहां आर्क्स बनाए जा रहे हैं। जल्द ही विमान के इंजन बंद हो गए और वह बहुत नीचे उड़ गया, जिससे वह हिलने लगा। उतरना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए साशा सभी को कार में बैठने और कार्गो क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कहती है। पहले गॉर्डन साशा की मदद करता है, लेकिन पायलट गॉर्डन को दूसरों के साथ शामिल होने के लिए कहता है। परिवार एक कार में एक साथ बाहर निकलते हैं, जो बर्फ की बदौलत सुरक्षित रूप से उतरती है, लेकिन अन्य सभी वाहन उड़ जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। साशा विमान को उतारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बर्फ पर फिसल जाता है और एक चट्टान से गिर जाता है, जिससे तुरंत विस्फोट हो जाता है और साशा की मौत हो जाती है। उस समय चीनी कार्गो हेलीकॉप्टर जानवरों को आर्क्स तक ले जाते हुए उड़ते हैं। कुछ अधिकारी परिवारों को देखते हैं और उन्हें बचाने के लिए उतरते हैं, हालांकि वे केवल उन लोगों को स्वीकार करते हैं जिनके पास टिकट है। कार्पोव अपने बच्चों और कुत्ते के साथ निकल जाता है, लेकिन तमारा को अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि वह जानता है कि उसने साशा के साथ उसके साथ धोखा किया है। वास्तव में वह खुश है कि पायलट मर गया है। समूह थोड़ी देर तक इधर उधर भटकता रहता है जब तक कि उन्हें एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए जैक्सन उसे रोकने के लिए उस पर एक पत्थर फेंकता है। ड्राइवर नीमा निकलता है, जो उन्हें लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच हेम्सले का समूह भी उस इलाके में पहुंच जाता है और रानी और उसके कुत्ते जैसे कई महत्वपूर्ण लोगों को देखता है। बैल केवल 4 आर्क्स समाप्त हो गए थे, लेकिन तीसरा भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया और कार्पो जैसे कई लोगों को अभी भी बोर्ड करने की अनुमति नहीं है। हेम्सली और लॉरा को यह जानकर घृणा होती है कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में बहुत से अमीर लोग हैं जिनके पास कोई कौशल नहीं है, फिर भी एक भी आर्क कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। जब हेम्सली अपने केबिन में जाता है तो वह देखता है कि वहां 10 लोग फिट हो सकते हैं, फिर भी वे विलासिता का पक्ष ले रहे हैं। उस समय उसे सतनाम का फोन आता है, जो बताता है कि वादे के अनुसार कोई भी विमान उसे लेने नहीं आया और सुनामी उसके शहर की ओर बढ़ रही है, इसलिए वह अपने परिवार के साथ मरने से पहले अंतिम अलविदा कहता है। बाद में घबराया हुआ हेम्सली नए डेटा की जांच करने के लिए दौड़ता है और रिपोर्ट करता है कि लहर के आर्क से टकराने से पहले उनके पास केवल आधा घंटा है। बेस के बाहर नीमा समूह के साथ आता है, लेकिन उसका भाई तेंजिन अपने परिवार के अलावा किसी और को लेने से इनकार कर देता है।
केट उनसे विनती करती है कि वे कम से कम बच्चों को ले जाएं, लेकिन दादी तेंजिन को डांटती है और उसे सभी को ले जाने के लिए मना लेती है। आर्क्स जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कुछ लोगों को एहसास होता है कि कर्मचारी क्षतिग्रस्त जहाज को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए उस आर्क के यात्रियों को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। गुस्से में कार्पो दरवाजे से अपना रास्ता बनाने के लिए एक गार्ड को घूंसा मारता है और भीड़ तुरंत उसका पीछा करते हुए निकटतम अरकानसस की ओर बढ़ जाती है। हालांकि जहाज प्लेटफॉर्म से दूर चला जाता है। कुछ लोगों को कूदने की कोशिश करने पर मजबूर कर दिया, कुछ लोग गिरकर मर जाते हैं। तेनजिन समूह को वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग से उसी जहाज की ओर ले जाता है। तमारा देखती है कि उसका कुत्ता कार्पोव के बच्चों के साथ है, इसलिए वह उसे बुलाने के लिए सीटी बजाती है। कुत्ता जल्दी से एक संकरी खड़ी पर चलता है और गेट बंद होने से ठीक पहले अपने मालिक के पास पहुंच जाता है और तमारा बीच वाली उंगली से कार्पोव को अलविदा कहती है। जबकि तेंजिन समूह के लिए जहाज के अंदर एक गुप्त मार्ग खोलता है। हेमसली सभी लोगों को मंच से गिरते हुए देखता है और अब और सहन नहीं कर सकता। वह सभी देशों के प्रमुखों से संपर्क करता है और उन्हें गेट खोलने के लिए कहता है ताकि बाकी लोग भी आ सकें, लेकिन एनहेसर उसे बीच में रोककर बताता है कि लहर आने से पहले उनके पास केवल 15 मिनट बचे हैं। हेमसली हार नहीं मानता और इस बारे में बात करता है कि वे अपनी मानवता कैसे खो रहे हैं। सतनाम के साथ क्या हुआ इसका उल्लेख करता है। जब लॉरा ने कहा कि विल्सन ने गेट खोले होंगे तो नेता मान जाते हैं और उन्हें गेट खोलने के लिए अधिकृत करते हैं। जहाज के अंदर जैक्सन का समूह खतरे में पड़ जाता है क्योंकि वे लिफ्टिंग मैकेनिज्म के आसपास चुपके से जा रहे हैं जो गेट खुलने पर हिलना शुरू हो जाता है। तेंजिन और गॉर्डन को धक्का दिया जाता है और वे मुश्किल से किनारे पर टिके रहते हैं, लेकिन स्पिनिंग गियर तेंजिन के पैर को पकड़ रहे हैं। जैक्सन उनकी मदद करने के लिए दौड़ता है और तेंजिन को वापस ऊपर लाता है, लेकिन दुर्भाग्य से गॉर्डन फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गियर्स से कुचलकर मर जाता है। जैक्सन भी लगभग कुचल जाता है, लेकिन जिस केबल का इस्तेमाल वे पकड़ने के लिए करते हैं वह तंत्र में फंस जाती है और उसे जाम कर देती है। गेट पूरी तरह से नहीं खुलता है, लेकिन भीड़ के अंदर भागने के लिए यह अभी भी पर्याप्त है। प्रभाव से पहले केवल 4 मिनट बचे हैं। लहर पहले से ही करीब आ रही है और पहाड़ों पर कब्जा कर रही है, जहां नीमा के गुरु मरने से पहले मंदिर की घंटी बजाते हैं। द्वार बंद होने लगते हैं, लेकिन कोपोफ अभी भी बाहर है, इसलिए आखिरी सेकंड में वह अपने बच्चों को मरने से पहले संदूक में फेंक देता है। पहले से केबल की वजह से गेट पूरी तरह से बंद नहीं होता है, इसलिए संदूक अभी बाहर नहीं निकल सकता है। तकनीशियन कैमरों की जांच करते हैं और जैक्सन के समूह को ढूंढते हैं, इसलिए हेमसली समस्या को हल करने के लिए दौड़ता है। उस समय सुनामी आखिरकार संदूक से टकराती है, जिससे बेस में बचे हुए सभी कर्मचारी मारे जाते हैं। खुले दरवाजे से पानी हेमसली के संदूक के अंदर जाता है और जैसे ही लोग घबराते हैं, सुरक्षा प्रणाली एक एक करके डिब्बों को बंद करना शुरू कर देती है। जैक्सन के समूह वाला कक्ष भी जल्दी से सील कर दिया जाता है, जिससे वे अलग हो जाते हैं और कक्ष में पानी भर जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए लहर एक विमान को जहाज से टकराती है, जिससे वह सहारा खो देता है और दूसरे जहाजों से टकरा जाता है। उन्हें दूर जाने के लिए इंजन को सक्रिय करने की जरूरत है, लेकिन गेट खुला होने पर ऐसा करना असंभव है। सुनामी के कारण जहाज अनियंत्रित रूप से हिलने लगता है और एवरेस्ट की ओर ले जाने लगता है, जिसका अर्थ है कि वे जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। हेमसली चैम्बर में पहुंचता है और जैक्सन की बेटी को कुत्ते के साथ पाता है। फिर दीवार पर स्तंभों के माध्यम से समूह के बाकी लोगों से संपर्क करता है। वह जैक्सन को लिफ्ट तंत्र को अनलॉक करने का तरीका बताता है और यह क्यों खतरनाक हो सकता है, लेकिन जैक्सन जोखिम स्वीकार करता है और पानी में गोता लगाता है। जब केट तेंजिन की चोट की मदद करने में विचलित होती है तो उसका बेटा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जैक्सन का अनुसरण करता है और मददगार बन जाता है। वह टॉर्च पकड़ता है ताकि जैक्सन दोनों हाथों का उपयोग कर सके। बहुत संघर्ष के बाद वह आखिरकार केबल राइड को बाहर निकालता है, क्योंकि जहाज का निचला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है। गेट आखिरकार बंद हो जाता है और तकनीशियन इंजन शुरू कर सकते हैं। हालांकि जहाज इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है कि इसे समय पर मोड़ना संभव नहीं है। जहाज पहाड़ से टकराने लगता है और उसके ऊपर बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं, जिससे कुछ खिड़कियां टूट जाती हैं। शुक्र है कि बड़ा नुकसान होने से पहले रिवर्स मोशन सक्रिय हो जाता है और जहाज पहाड़ से दूर चला जाता है, क्योंकि हर कोई जश्न मनाता है और जैक्सन अपने परिवार से फिर से मिल जाता है। इसके बाद बाढ़ के बाद के वर्षों की गिनती शुरू हो जाती है। पहले महीने के 27वें दिन हेमसले और लॉरा ने अपना पहला चुंबन साझा किया। उस समय कप्तान ने घोषणा की कि आसमान साफ है, मौसम साफ हो जाता है, इसलिए लोग आखिरकार फिर से सूरज को देखने के लिए बाहर निकल पाते हैं। तीनों आर्क्स में लोग ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं। हेमसली उपग्रहों से रिपोर्ट की जांच करता है और पाता है कि पानी कम हो रहा है और पूरा अफ्रीकी महाद्वीप ऊपर उठ गया है। आर्क्स तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।